चलिए, तो फिर हमने अभी तक देखा था न्यूक्लियर डीके में अल्फा डीके एंड बीटा प्लस और बीटा माइनस डीके देखा था। तो हमने बस इस फिनोमेनन को देखा कि जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो न्यूक्लियस अपनी स्टेबिलिटी को रीगेन करने के लिए कुछ डीके प्रोसेस करता है, और उस डीके प्रोसेस की वजह से न्यूक्लियस के अंदर में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो रेशियोज होती है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले रेशियो की गैप में आ जाते हैं, और वो गैप है 1 to 1.6। तो 1 और 1.6 के बीच में n/p के रेशियो हो जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल लेस देन 1, अनस्टेबल ग्रेटर देन 1.6। हमने ये देखा कि कभी प्रोटॉन को ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट होती है तो कभी न्यूट्रॉन को ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि डिपेंड करता है कि किसके नंबर्स की वजह से ये अनस्टेबिलिटी आई हुई है। जब n/p की रेशियो लेस देन 1 होता है तो वहां पे प्रोटॉन्स की जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ज्यादा हो जाता है, इसलिए प्रोटॉन ब्रेक करते हैं। जब कोई ब्रेक करता है तो वहां पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को यूज करते हैं। तो जब प्रोटॉन ब्रेक करते हैं तो किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑब्वियसली एक न्यूट्रॉन में, और एक चार्ज को बैलेंस करने के लिए पॉजिट्रॉन, और साथ में एक न्यूट्रिनो पार्टिकल जो फोटोन होते हैं। रेस्ट मास ऑफ द न्यूट्रिनो इज 0। इन सब के पास एनर्जी होते हैं। कितनी एनर्जी होती है, अब ये वैल्यू हमें आज कैलकुलेट करना है कि कितनी एनर्जी निकलते हैं। और क्या होता है जब न्यूट्रॉन ब्रेक करता है, जब n/p की रेशियो 1.6 से अधिक हो जाए तो उस समय न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है और न्यूट्रॉन ब्रेक करता है। जब न्यूट्रॉन ब्रेक करते हैं तो न्यूट्रॉन पे नेट चार्ज 0 होते हैं। चार्ज को बैलेंस करके देखना है। ऑब्वियसली हमें एक प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट है, एक प्रोटॉन बनेंगे, पॉजिटिव चार्ज, साथ में एक इलेक्ट्रॉन, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो आर एंटी पार्टिकल ऑफ ईच अदर। क्या बोलते हैं इसको? एंटी पार्टिकल, बट बोथ हैव the same properties. Both are like the photons. It has rest mass is 0. It has the total energy. जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसी को हम बीटा माइनस डीके बोलते हैं। जो पॉजिट्रॉन निकला था उसे हम बीटा प्लस डीके बोलते हैं। स्ट्रीम ऑफ बीटा माइनस, बीटा रे, बीटा माइनस रे, स्ट्रीम ऑफ बीटा प्लस यानी पॉजिट्रॉन, बीटा प्लस रे। Isn't it? Okay. लेकिन आज हम देखेंगे कि एनर्जी कितने निकलते हैं। उस एनर्जी को हम बोलते हैं क्यू वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको? क्यू वैल्यू। आज हम क्यू वैल्यू की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे कि कैसे एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी वो हमें देखना है। हमने अल्फा डीके का भी बात किया था। अल्फा डीके मतलब क्या होता है भाई? हीलियम प्लस प्लस आयन व्हेन द mass number means sum of the proton and sum of the neutron is greater than 210, हम बोलते हैं कि अच्छा ये हैवियर न्यूक्लियर है, ये हैवियर न्यूक्लियस है। हैवी न्यूक्लियस में अल्फा पार्टिकल की भी डीके होती है। एक ही साथ में 4 मास नंबर में चेंजेस हो जाते हैं और 2 प्रोटॉन नंबर में चेंज हो जाता है एक साथ ही, है ना। तो इस तरीके से अल्फा पार्टिकल का भी डीके होते हैं, बीटा का भी डीके होते हैं। गामा की बात अभी हमने नहीं किया है। गामा का डीके इस प्रोसेस में नहीं होता है। गामा का डीके हम आगे बात करेंगे। जब ये प्रोसेस होता है, जब ये डीके प्रोसेस होते हैं तो अंदर में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर में जो न्यूक्लियस होती है यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो ब्रेक करते हैं, वो न्यूक्लियस अपने एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं भाई? एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ऑब्वियसली कोई प्रोसेसिंग होता होगा, आप पढ़ते हैं, आप टायर्ड हो जाते हैं, आपका माथा गर्म हो जाता है, ऐसा बोलते हैं? नहीं होता है, टायर्ड हो गया तो ऐसी कोई प्रोसेसिंग होता है तो क्या होता है?
वो अपने हाई एनर्जी स्टेट पे चले जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन अपने हाई एनर्जी स्टेट में जाता है और फिर वहां से अपने ग्राउंड स्टेट में आता है, फिर वहां से अपने ग्राउंड, जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी इमिट करते हैं, रेडिएशन Sc अपॉन लैम्डा। यहां भी जब न्यूक्लियस अपने हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है तो फिर वो अपने लोअर एनर्जी स्टेट में आने की कोशिश करता है, क्योंकि हर चीज अपनी स्टेबिलिटी लोअर एनर्जी स्टेट में आने की कोशिश करता है। तो इस हाई एनर्जी और लोअर एनर्जी यानी ग्राउंड स्टेट में का जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होता है, दैट बिकम्स आल्सो द Sc अपॉन लैम्डा। लेकिन यहाँ पे जो लैम्डा होता है वो ना तो इंफ्रा होता है, ना विजिबल होता है, ना अल्ट्रावायलेट होता है, ये होते हैं गामा रेडिएशन। इनका वेवलेंथ काफी स्मॉल होता है, स्मॉलर द वेवलेंथ हायर द एनर्जी, इट इज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। गामा रेडिएशन का वेवलेंथ कैसा होता है, स्मॉलेस्ट होते हैं, और एनर्जी कैसा होता है, हाईएस्ट होता है ना। तो गामा रेडिएशन ऐसे उस ब्रेकिंग उस डीके के प्रोसेस की वजह से होता है। गामा रेडिएशन कैसे होता है भाई, बिकॉज ऑफ द डीके प्रोसेस। कौन कौन सा डीके प्रोसेस, अल्फा बीटा प्लस और माइनस, इन प्रोसेस की वजह से गामा रेडिएशन निकलते हैं, है ना। ओके, तो हम देखेंगे कि भाई जब बीटा डीके हो या अल्फा डीके हो तो उसमें एनर्जी कितने निकलते हैं। आज हम क्यू वैल्यू की बात करेंगे। ओके, क्यू वैल्यू आमतौर पे आपसे पूछा जाएगा क्यू वैल्यू, व्हाट अबाउट दिस क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू मींस एनर्जी। क्यू वैल्यू मींस एनर्जी इमिटेड। ओके, कितने एनर्जी इमिट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीके, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर डीके। इस पूरे फिनोमेनन को क्या बोलना है, न्यूक्लियर डीके बोलना है। न्यूक्लियर डीके में क्या क्या आएगा, अल्फा डीके, बीटा प्लस, बीटा माइनस डीके। ओके, चलिए अल्फा डीके से ही बात कर लेते हैं। अल्फा डीके, फॉर अल्फा डीके, अगर अल्फा डीके होगा, जब कोई डीके हो जाता है तो हमें मालूम चलता है कि भाई अल्फा डीके हो चुका है, या बीटा डीके हो चुका है, या बीटा प्लस या बीटा माइनस डीके हो चुका है, तो उसमें क्यू वैल्यू की वैल्यू क्या होना है ये समझ। तो फॉर अल्फा डीके, और हम अल्फा डीके की बात करते हैं। अल्फा डीके, हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्लियस है, क्या है भाई, हम इसको X ले लेते हैं, मास नंबर इज A, एटॉमिक नंबर इज Z, इट अंडरगोइंग अल्फा डीके। क्या होना चाहिए इसमें, एक डिफरेंट न्यूक्लियाई बनेंगे जिसका मास नंबर A-4, प्रोटॉन नंबर Z-2 और हीलियम प्लस प्लस, मास इज 4, दिस इज 2, यही है। इसमें कुछ एनर्जी डिके होता है क्या, कुछ एनर्जी निकलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। जब एनर्जी कैलकुलेट करना हो तो हम कहते हैं कि जो भी मास होते हैं, मास इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब इस तरह के जब न्यूक्लियर की बात होता है, जब न्यूक्लियर डीके की बात करते हैं, न्यूक्लियस को ब्रेक करना आसान नहीं है। आप चाहो कि मैं इसके न्यूक्लियस को ब्रेक कर दूं, इट्स नॉट पॉसिबल टू यू, आप ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते, नहीं। तो न्यूक्लियर डीके होना एक बहुत बड़ा फेनोमेनन होता है, बहुत बड़ी घटना होती है। इसके लिए बहुत एफर्ट की जरूरत होती है, बहुत सिस्टम की जरूरत होती है। अगर हम कोई अपने नेचुरल वे में अगर कोई डीके हो रहा है, इट्स ओके। अगर हमें आर्टिफिशियली इसको डीके करना होगा, इट्स टू टफ वर्क। ओके, तो जब न्यूक्लियर डीके की बात करते हैं तो न्यूक्लियर डीके के लिए जो न्यूक्लियर मासेस होते हैं, वेरी स्मॉल मास, it is the condensed form of energy, it is the condensed form of
energy. It's a very compact form. It is the condensed form of energy. कितने energy है भाई? mc by Einstein's law, mc square. It is the condensed form of energy. The energy means, देखिए, nuclear mass is the condensed form of energy. Condensed form of energy. And that energy is equal to delta mc square. Delta m c square. विस डेल्टा एम या एम सी स्क्वायर बोल सकते हैं या डेल्टा एम. डेल्टा एम मींस, डेल्टा एम को हम खास तौर पे एक बोलते हैं मास डिफेक्ट. इसके लिए एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, डिफेक्ट. एक्चुअली द मास डिफरेंस, इट इज अ मास डिफरेंस. डिफेक्ट टर्म मतलब इसलिए आ जाता है कि हम सोचते हैं कि अच्छा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो आप अप्लाई कर ले, तो क्यों नहीं हम कंजर्वेशन ऑफ मास भी अप्लाई करने की कोशिश करें. मास तो भी थी, मास का मास कहाँ चला गया भाई, तो बोलते मास तो मैच ही नहीं हो पाया. सपोज ये दिस मास, लेफ्ट हैंड साइड मास शुड इक्वल टू राइट हैंड साइड. डू यू बिलीव दैट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से. बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? कॉर्डिनेट फॉर्म ऑफ एनर्जी है. जब हम इसकी मास को और इसकी मास को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ये बैलेंस नहीं हो पाता है. देयर इज अ डिफरेंस ऑफ सम मासेस. देयर इज अ डिफरेंस ऑफ सम मासेस. तो बोलते कि भाई वो मास कहाँ चला गया, तो भाई वो मास है आपके पास. किस फॉर्म में है आपके पास? एनर्जी के फॉर्म में है आपके पास. आपके पास जितना मास का जो आपको लग रहा है ना कि कुछ मास में कमी आ गई है, आप इक्वल करने की कोशिश कर रहे थे और आपको कमी मिल गया, कुछ डिफरेंस मिल गया, बोले ये दिस इज द डिफेक्टिव. ये डिफेक्टिव पीस है भाई, इसका मास जो है ना बराबर नहीं मिल रहा है. बोलते तो यहां से टर्म आ गया मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट सिंपली मींस डिफरेंस ऑफ द मास. डिफरेंस ऑफ द मास. ओके, द मास डिफेक्ट्स मींस difference of mass. Difference of mass. तो मास के फॉर्म में तो आपको दिख रहा है कि ओके डिफरेंस ऑफ मास है, लेकिन यही जो डिफरेंस ऑफ मास है यही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी देने जाने वाला है आपके पास. C means what? स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर है. जस्ट यू कैन इमेजिन कितना बड़ा एनर्जी निकलने वाला है इस, है ना, डेल्टा एम. C is the speed of light, 3 into 10 power 8 meter per second. You can imagine कि अगर थोड़ा सा भी मास का फर्क पड़ेगा तो उससे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलने वाले. तो डेल्टा एम सी स्क्वायर. तो मैं भी बोलूंगा कि भाई यहाँ पे कितनी एनर्जी निकलने वाले हैं भाई, तो जितना मास डिफेक्ट हो जाए तो इसका मास माइनस इन सबका मास डिफरेंस कर लूंगा. मास का डिफरेंस करके देख लेता हूँ कितना मास डिफेक्ट आता है. तो ओके, क्या होना चाहिए? मास ऑफ व्हाट? इनका. ओके, मास ऑफ ए एक्स जेड. लेकिन ये क्या है, कौन सा मास है भाई? ये न्यूक्लियर मास. कौन सा मास है? न्यूक्लियर मास. लेकिन जब आप इसकी मास लेने के लिए जाओगे ना, तो आपको न्यूक्लियर मास नहीं मिल पाएगा कहीं भी. जैसे कोई भी है, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, तो उस एलिमेंट का आपको आपके प्रेडिक्ट टेबल में, आपके डाटा में कौन सा मास होता है? न्यूक्लियर मास होते हैं या एटॉमिक मास होते हैं? एटॉमिक मास होते हैं. और यहाँ पे कौन सा मास है? न्यूक्लियर मास. मतलब एटॉमिक मास और न्यूक्लियर मास में किसका डिफरेंस है? इलेक्ट्रॉन्स का. इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? जेड. जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. भाई अगर आपने एटॉमिक मास ले लिया है, मोलिकुलर मास ले लिया है, पूरे मोलिकुलर मास ले लिया है, तो आपको जेड नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपने इसमें ले रखे हैं, है ना. अगर जितने नंबर ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर भी रहेगा, तब तो कोई बात नहीं भाई, वो दोनों आपस में कैंसिल कर लेंगे. और कभी कभी होगा था कि कैंसिल नहीं हो पाता है. यहाँ तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है भाई? यहाँ पे कितने नंबर है? यहाँ पे कितने? तो टोटल हो गया जेड. यानी कि इधर भी इलेक्ट्रॉन का कितना मास हो गया, इधर भी इलेक्ट्रॉन का कितना मास हो गया. तो मैं टोटल अगर मोलिकुलर मास ले भी लूं तभी कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन हमें कौन सा मास लेना है?
न्यूक्लियर, थ्योरेटिकली इट शुड बी न्यूक्लियर मास, थ्योरेटिकली इट शुड बी, बट प्रैक्टिकली जब हम कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं तो हमें डाटा कौन सा प्रोवाइड कर देता है, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो गड़बड़ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ वाली बात नहीं है, जितना बोले कि जितना मास आपका इधर बढ़ गया इलेक्ट्रॉन का उतना इधर भी है, माइनस करोगे अपने आप वो कैंसिल हो जाएगी। नहीं होगा, करके देख ले। ओके, होगा ना? हाँ बिल्कुल। तो इस केस जब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ओके यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तब तो हमें इसको मोलिकुलर मास लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसकी न्यूक्लियर मास लेने के लिए जाऊंगा तो पता है मैं इसकी न्यूक्लियर मास कैसे कैलकुलेट करूंगा? लेट्स सी दैट। एग्जैक्टली जो थ्योरेटिकली जो होना चाहिए वो होना चाहिए मास ऑफ प्रोटॉन इनटू जेड। कितना होना चाहिए? कितने प्रोटॉन है इसमें? जेड प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू ए माइनस जेड, यही होगा ना? बोलिए, ये मास किसका है भाई? इनका मास हो गया कि नहीं? ये कौन सा मास है? ये न्यूक्लियर मास है, ये मोलिकुलर मास नहीं है। ये कौन सा मास है? न्यूक्लियर मास। थ्योरेटिकली बोलूंगा तो ऐसे लिखूंगा, आपको ये भी आना चाहिए, है ना? ओके, इट इज द न्यूक्लियर मास। ये कौन सा भाई? न्यूक्लियर मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मास ऑफ द, किसका है भाई ये? पेरेंट बोलेंगे ना इसको। ओके, पेरेंट न्यूक्लियस। गुड, न्यूक्लियर मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस और न्यूक्लिड, और माइनस कर दो भाई अब ये वाली मास, माइनस करो। किसको माइनस करना पड़ेगा? इसका। ओके, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है भाई? मास ऑफ प्रोटॉन तो है जेड -2 इनका, और इसमें भी तो उतना ही है ना प्रोटॉन, तो +2 भी कर दो भाई, एक साथ कर ले। और प्लस में मास ऑफ द न्यूट्रॉन कितना है भाई? इतना कैलकुलेशन आपको बस समझाने के लिए कर रहा हूं, है ना? अल्टीमेटली कि हमें न्यूक्लियर मास की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसके नीचे लिखता हूँ यहाँ +mn, बोलिए भाई, A-4 एंड प्लस इसका क्या हो गया? 4 हो गया। सर वहाँ पे सर आपने a माइनस जेड नहीं किया जैसे। हाँ तो सर वहाँ पे भी तो mn माइनस में। अच्छा, हाँ मैंने गड़बड़ कर दिया, सही बात है, यू आर राइट। क्या हो गया? A-4 माइनस Z-2, पहले इसको भी ऐड कर ले, टोटल मास नंबर ऐड कर ले तो 4A ही हो जाएगा ना अल्टीमेटली। ओके, तो आप ऐड कर लीजिएगा, तो A+4 कर लिया, फिर इसमें से माइनस इन दोनों को ऐड कर लिया, तो Z -2 +2 कर लोगे तो अल्टीमेटली बात एक ही हो जाएगी, हो जाएंगे। A माइनस किया और ये माइनस ये भी होगा तो प्लस में जाएंगे, जस्ट रिप्रेजेंटेशन। वो कुछ नहीं, नंबर ऑफ मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन हटाऊंगा ना, तभी तो मास ऑफ न्यूट्रॉन निकलेगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है इसमें, क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन लिया हूं ना, ऐसे। तो हमें हमें इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट नहीं, कभी कभी ये भी डाटा गिवन होते हैं क्वेश्चंस में, तो आपको दोनों तरीके से तैयार होना पड़ेगा। कभी कभी ना मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन हो, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, और कभी कभी हमें मोलिकुलर मास गिवन होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली भी सॉल्व करें। ये न्यूक्लियर मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियर, और ये क्या भाई? न्यूक्लियर मास ऑफ द डॉटर्स, इज द न्यूक्लियर मास ऑफ डॉटर। दिख रहा है भाई? डॉटर, और फिर इसमें हमें C² से मल्टीप्लाई करना है, उधर जगह नहीं, मैं यहीं पे कर देता हूँ C²। शुरू में मैंने C² कर दिया, गॉट इट? ओके, तो ये हो गया, दिस इज द मास डिफेक्ट। अब इससे अगर कुछ भी आएगा तो यहाँ से मास डिफेक्ट आने वाला है,
कुछ भी होगा तो यहां से क्या मिलेगा भाई, मास डिफेक्ट मिलने वाला है। मास डिफेक्ट होगा तो एनर्जी निकलेगी, नहीं होगा तो नहीं निकलेगी। गॉट इट? नोट करिए भाई एवरीबॉडी। मोलेकुलर मास के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हटा दें ये वाली लाइन। Also, in terms of molecular mass, मोलेकुलर मास के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे होगा भाई? E is equal to C square into mass of the molecular parent molecule। parent molecule का कर लेते हैं। ओके, M, यहाँ पे M टर्म रख लेता हूं बस। M मीन्स मास, M मीन्स मास, साथ ही लिख लेता हूं। किसका मास है भाई? इस X का जिसका मास नंबर ए है ना। ओके, अगर हम इसमें से चाहें तो इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मास को माइनस कर सकता हूं। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे। तो माइनस कर लेता हूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? जेड। अब कौन सा मास बच गया इसमें? न्यूक्लियर मास बच गया। ये क्या था? मोलिकुलर मास हो गया। ये क्या भाई? मोलिकुलर मास। उसमें से इलेक्ट्रॉन की मास को हटा दिया इसमें से, तो सिर्फ न्यूक्लियंस की मास बच गया इसमें। अभी भी वही चीज है यहाँ पे। ओके, इसमें से माइनस कर लेते हैं ये रहा, इसमें से माइनस कर लेते हैं इन दोनों का। माइनस करें भाई, देखे तो क्या आएगा भाई इसका? एम वाई ए माइनस 4, ये जो भी एलिमेंट है ना उसका मास, मोलेकुलर मास हो जाएगा। दिस इज द मोलेकुलर मास ऑफ द वाई एलिमेंट का। इसमें से हम इसमें जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है ना उसकी मास को माइनस हटा लेते हैं। तो माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? जेड माइनस 2। ओके, हमें ये मास भी हटाना है टोटल में से, इसलिए प्लस करना पड़ेगा फिर से। एम कौन सा मास है भाई? हीलियम का है, 4 वाले का, 2 का। ये हीलियम प्लस प्लस है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 9 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से मास नहीं करना, हटाना है। ओके, अच्छा तो यहां भी था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जेड जेड 2। ठीक है, इट्स ओके। ये रहा, इज इट ओके? हो गया। देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, दिस इज द हीलियम पार्टिकल, हीलियम आयन, He प्लस प्लस। नहीं ये तो वैसे रहेगा, तुम थोड़ा इधर हो जाओ, चेंज हो जाओ। हाँ, जहां बैठना बैठ जाओ। उधर चले जाओ ना थोड़ी सी। ये चेंज नहीं हो सकता ना फिर, इसके एक हिसाब से सेटिंग क्या हुआ है ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा ना सारा कुछ। तो आ जाओ ना फिर, मैं कहाँ बोलोगे मत आओ। ओके, देखिए तो इसमें हीलियम, एचएम, हीलियम आयन नहीं, हीलियम आयन नहीं, हीलियम पार्टिकल निकलते। हीलियम आयन नहीं, हीलियम पार्टिकल निकले।
नहीं, उसको हीलियम आयन बोलते हैं। हाँ, अल्फा पार्टिकल मींस हीलियम आयन, तो यही होता है, प्लस प्लस ही आएगा, ठीक है, इसमें नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। हाँ ठीक है, अल्फा पार्टिकल मींस हीलियम आयन, दैट्स इट। तो ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस कर लो भाई, क्या आएगा यहाँ पे, एम ए एक्स जेड, जितने भी इलेक्ट्रॉन वाला मास है ना उसको अलग हटा लेते हैं, इनको अलग कर लेते हैं, माइनस एम वाई जेड माइनस 2 ए माइनस 4, ऐसे हो गया। फिर ये कर लो माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना भाई, यहाँ पे जेड है, ए माइनस के साथ है यहाँ पे, ए देखो यहाँ पे, ए वाला टर्म क्या आएगा, ए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस कितने हो जाएंगे इसमें, एम ई जेड माइनस 2, ए माइनस और वाला वहां पे एडिशन रहेगा इसका, ये इलेक्ट्रॉन का मास हमने हटा दिया, ये वाली मास यहाँ पे बचा हुआ है प्लस में, तो माइनस में आ जाएगा माइनस मास ऑफ हीलियम 2 4, ये मास आ गया इनका, इनकी मास हमें लेना पड़ेगा, ठीक है, ये मास आ गया। अगर मोलिकुलर मास के फॉर्म में रहेंगे तो हमें इस तरह से मास को बैलेंस करना पड़ेगा। क्वेश्चन में बाकी सब डाटा क्वेश्चन में गिवन होंगे, इज इट ओके, ठीक है, ये हो गया अल्फा डीके के लिए। नाउ बीटा प्लस और बीटा माइनस डीके के लिए देखें, इसको कॉमन लेकर के कुछ कम कर सकते हैं, कितने आ जाएंगे, जेड वाले कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, सो इक्वल टू सी स्क्वायर, बाकी आप एम ए एक्स जेड माइनस एम ऑफ द वाई ए माइनस 4 जेड माइनस 2, उसको रख लो, हीलियम वाले को माइनस एम हीलियम 4 प्लस प्लस 2, और ये वाला जो टर्म है माइनस में कितना आ रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना हो जाएंगे, जेड हो जाएंगे, नहीं जेड जेड खत्म हो जाएगा, 2 बच जाएंगे, 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना, माइनस जेड प्लस जेड, यहाँ पे क्या भाई, नहीं नहीं माइनस तो इसके साथ खत्म हो गया, ये तो माइनस ही रहेगा ना, यहाँ प्लस है ना, यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंड कीजिए तो हो जाएगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, एम ई जेड प्लस में और माइनस एम ई 2 आ जाएगा ना, ओके, ये वाली चीज आएंगे, मतलब हमारे पास बस 2 इलेक्ट्रॉन का एक एक्स्ट्रा फर्क पड़ गया, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा फर्क पड़ गया। अगर ये 2 डिफरेंस नहीं होता ना तो मालूम चलता है कि अच्छा हमारे पास कोई क्यू वैल्यू मिलता ही नहीं, इनकी वजह से ही क्यू वैल्यू एक्चुअली मिल रहा है हमारा, इनकी वजह से ही क्यू वैल्यू मिल रहा है, ये जो डिफरेंस ऑफ मास है ना इसकी वजह से हमें क्यू वैल्यू मिल रहा है, क्योंकि बाकी सब तो बैलेंस कर ले रहा है ना, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है इसमें, लेफ्ट हैंड यहाँ पे कितने नंबर प्रोटॉन है, यहाँ पे इन दोनों को मिला तो प्रोटॉन कितने हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, फिर उतना ही हो जाएगा ना, तो अल्टीमेटली इनका मास मास तो कैंसिल हो जाएगा, हमारा एक्स्ट्रा मास क्या बचेगा, यही बचेगा ना, दिस विल गिव यू द क्यू वैल्यू। अगर सपोज ये भी नहीं रहता तो क्या होता, जीरो, तो जीरो, ऐसा तो है नहीं, एनर्जी तो निकलेंगे भाई, इतना बड़ा घटना हुआ है, इतना बड़ा न्यूक्लियर एक्टिविटी हुआ है, एनर्जी तो निकलना ही निकलना है, यही एनर्जी दे रहा है, नहीं दे रहा है, गॉट इट। तो अल्टीमेटली जब मैं बैलेंस करूंगा फिर इस पे इस फॉर्म में, तो हमारे पास ये बच आना चाहिए, ओके। सो कितनी एनर्जी निकल गया भाई, दिस इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, यही डिफेक्ट्स, यही मास डिफेक्ट्स दे रहा है, इसी की वजह से हमें एनर्जी निकल रहा है।
इतना क्लियर है भाई सबको? इज इट ओके? Ultimately, the energy is twice of the mass of the electron into c square. ये आ रहा। ये फिर एक मिनट, ये फिर प्लस में आ जाएगा क्या? इधर माइनस करने पे माइनस नहीं, माइनस में ही रहेगा, है ना? माइनस कर दिया था हमने इसको, हाँ कर दिया। हाँ ये आ गया, वो माइनस में आया प्लस में है। That much energy is required. That much the energy. इसको हटा दिए यहाँ से। बाकी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना इस पे एग्जाम्पल, तो देखेंगे किस फॉर्म में, किस क्वेश्चन में, किस फॉर्म में मास गिवन है, लेकिन हमें करने ऐसा ही, ठीक है? अल्फा डीके हो गया, बीटा डीके को समझे। फॉर बीटा डीके, बीटा प्लस डीके, बीटा प्लस डीके के लिए देखिए क्या क्यू वैल्यू आता है। हटा दूं? चलिए, बीटा प्लस डीके, बीटा प्लस डीके हो रहा है भाई, क्या होना चाहिए इसमें? बीटा प्लस मींस पॉजिट्रॉन, बीटा प्लस मींस पॉजिट्रॉन की बात तभी होता है जब प्रोटॉन डीके करता है। नॉट क्लियर? जाओ, पॉजिट्रॉन की बात तभी करेंगे जब प्रोटॉन डीके करता है। चलो इसमें से एक प्रोटॉन को डीके कराओ भाई, बोलो क्या आएगा? न्यू प्रोडक्ट क्या आएगा इसमें? Z-1। जब प्रोटॉन डीके किया तो किसमें कन्वर्ट किया था? पॉजिट्रॉन में किया था, तो एक तो पॉजिट्रॉन बच गया और साथ में क्या निकला था हमारे पास? न्यूट्रिनो। ऐसा आएगा, बैलेंस करते हैं अब यहाँ पे देखो मास में क्या, ये क्या ये पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, यही तो रह गया। अब हमें इसकी क्यू वैल्यू निकालना है। व्हाट इज द क्यू वैल्यू? हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन की मास प्रोटॉन की मास के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और मोलेकुलर मास के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आमतौर पे क्या गिवन होगा? दोनों ही क्वेश्चन में गिवन होते हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ मोलेकुलर मास ही आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, दोनों ही चीज गिवन होंगे, दोनों फॉर्म में क्वेश्चन हो सकते हैं। लेट्स सॉल्व इट। पहले तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, Z टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन, नहीं, फिर मास ऑफ द न्यूट्रॉन कितने टाइम्स कर दे भाई? मास ऑफ द न्यूट्रॉन